नमस्कार, मैं डॉक्टर रितु सिंह आपका अपने चैनल अर्थात में स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं फणीश्वर नाथ रेणु का प्रसिद्ध उपन्यास परती परिकथा और प्रस्तुत है उसका 51वां भाग। घृणा से मुंह विकृत मत करो जितेंद्र। राजनीति ने हमें बहुत कुछ दिया है, फिर भी तुम विस्थापित नहीं। गांव के लोग तुमको न पहचाने, गांव की मिट्टी, अपनी जन्मभूमि का पानी तो तुमको प्राप्त है। जहां तुम खेले कूदे बढ़े, मुझे देखो, इरावती ने समझाया। मेरे दुख की कल्पना करो। तुम्हारे इस सांस्कृतिक अनुष्ठान के पीछे कोई राजनीतिक हाथ तो नहीं? सरकारी या गैर सरकारी किसी किस्म की राजनीति से प्रभावित तो नहीं? लोकमंच की कल्पना। तुम बहुत संकालु हो गए हो। यहाँ के सांस्कृतिक जीवन में डुबकी लगाए बिना प्रीति के छिन्न सूत्र को पकड़ना असंभव है। जितेंद्र ने परानपुर के सभी नौजवानों को, नाटक प्रेमी व्यक्तियों को आमंत्रित किया है परानपुर नाट्यशाला का पुनरुद्धार करने के लिए। नाम बनाम हर नौजवान की बुलाहट है। मंगनी सिंह उर्फ प्रेम कुमार दीवाना उर्फ हरिजन दीवाना गांव का एकमात्र नाटककार है। नाटक का अकेला नाम लेवा है। पत्र में लिखा है, आपके सहयोग की विशेष आवश्यकता है। क्यों झा जी, ग्राम पंचायत की मीटिंग बैठक पर दफा 44 लगाने का पावर नहीं है? रोशन बिश्वा की पुरानी आदत छूट गई है, लेकिन जीभ को रोकते समय मुंह चुनियाने की नई आदत लग गई है। लुत्तो कहता है, नट नट्टिनों की मीटिंग में मैं नहीं जाता। गरुड़ ध्वज झा की राय है, बहुत दूर की चाल है यह। मिसिर खानदान की अतड़ी की बात मैं समझता हूँ। हरिजन दीवाना पीठ पर झोली लादे जा रहा है। लुत्तो ने पुकारा, ए हरिजन जी, आप भी जा रहे हैं नट नट्टिनों की बैठक में? हाँ, मुझे विशेष निमंत्रण है। देखिए ना, लिखा है आपकी उपस्थिति। गरुड़ ध्वज झा ने कहा। चमरौधे का जवाब बूट जूते से देने लगे तब गरुड़ ध्वज झा के नकली दांत की कमानी टूट गई है। हंसते समय अगरुड़ ध्वज चेहरा हो उठता है। हरिजन दीवाना ने कहा, आप लोगों का राजनीतिक मतभेद है, मुझे क्या, मैं तो लेखक हूं ना। जितन बाबू कह रहे थे कि अकेला दीवाना है जो नाम भी लेता है नाटक का इस जमाने में। मैं कैसे नहीं जाऊं? हरिजन दीवाना अपने नाटकों की पांडुलिपि से भरी हुई झोली संभालता हुआ चला गया। जाने दो, पीछे मालूम होगा। जब बेटा पैठल परानपुर हवेली सो ही दागल गेल। गरुड़ ध्वज झा ने कहा, इस बैठकी में दीवाना परवाना सब क्यों टूट रहा है सो नहीं जानते। वहां डबल प्रोग्राम है, कंफ की छौड़िया भी रहेगी। ओह, सच कहता हूँ, आज यदि मेरे दांत की कमानी नहीं टूटी रहती तो मैं भी जाता इस मीटिंग में। तुम्हारी शपथ। गरुड़ ध्वज झा एक विशेष ग्राम्य मुद्रा बनाकर हंसा। हंसते समय दांत की खुली खिड़की से तार लार टपक पड़ी। लुत्तो ने हंसकर कहा, आप तो सचमुच क्या, पुराने मछली खोरों की भाखा में उस छौड़िया को नैनी मछली कहेंगे। देखते ही मन लट्टू हो जाता है। कहाँ से आई है? लुत्तो ने कहा, चालू माल है, रिफुजनी है। साला मजे में यही लोग हैं, मरते हैं हम लोग जो असल देशवासी हैं। उधर नेहरू जी इन लोगों के चलते भरपेट भात नहीं खा सकते, और इधर दिन में 4 किस्म की रेशमी साड़ी पहनकर बरदिया हाट पर बैहर चुक्का खेलती है। जो भी कहो, जितन है जुगाड़ी आदमी। कहाँ से घर बैठे मंगा लिया इस नैनी मछली को। साला बूढ़ा भी जवान हो जाए देखते ही। तुमने उसकी बोली सुनी है? ठीक पहाड़ी मैना की तरह बोलती है। सामबत्ती उस दिन बतिया रही थी। झा जी, आप ऊपरी सजावट को देखकर मत भूलिए, वह अधेड़ है और आप कहते हैं छौड़िया। आप नहीं जानते आजकल का भेद। नकली दांत की तरह सभी चीजें नकली। हिरिया की बोली कम मीठी है। लुत्तो को हीराबाई की बात याद आई। कल कह रही थी, ताजमनी को जितन बाबू ने हवेली में बैठा लिया है, उसी तरह हमारे गांव की मिट्टी में सांस्कृतिक सोना फल सकता है। विचारशील नौजवानों के मन में इरावती और जितेंद्र की बातें घर कर गई हैं। प्राण नहीं, अनुभूति नहीं, अब मनुष्य को यंत्र चला रहा है। टेक्नोलॉजी के युग में हम लोग जीवन उपभोग का मूल तकनीक ही खो चुके हैं। हजारों हजार जनता के बीच भी हर एक आदमी विच्छिन्न है, अकेला है। हंसी खुशी, उत्तेजना, अवसाद, आनंद, उल्लास सभी यांत्रिक। कॉमरेड डीडीटी ने प्रश्न किया था,
कामरूप नारायण सिंह की पार्टी का कल्चरल फ्रंट तो नहीं है लोकमंच। मकबूल के 2 सवाल। इस सांस्कृतिक उत्थान के लिए आर्थिक सहायता कहां से मिलेगी? भूखे किसान और मजदूरों को इससे क्या फायदा? समाज को मानवीय और मनुष्य को सामाजिक बनाना ही मुक्ति का एकमात्र पंथ है। गरुड़ ध्वज झा कहता है, अब ठीक है। जित्तन ने गांव के नौजवानों को फुसलाने का नया तरीका निकाला है। नैन की मार नैनी मछली। हरिजन दीवाना चौबटिया पर रोज नियम पूर्वक भाषण देता है। नाटक, गांव समाज का नाटक, आपके और हमारे घर का नाटक। इरावती बहन को भगवान ने खासकर हम लोगों के लिए ही भेजा है। इरावती घर घर घूमती है, गीत सुनती है, शादी ब्याह पर्व त्योहार और आनंद उत्सव के समय गाए जाने वाले गीत। जितेंद्र के टेबल पर 4-5 फोटोग्राफ हमेशा पड़े रहते हैं। परमादेव के गहवर और श्यामा चकेवा की रात वाली तस्वीरें। लोगों के चेहरे पर स्वाभाविक हंसी फूटी हुई है। श्यामा चकेवा खेलती हुई औरतों की खिलखिलाहट कमरे में गूंज उठती है, रह रहकर आनंद उल्लास। परानपुर नाट्य समिति की पुरानी नाट्यशाला की दीवारों पर उगे हुए पीपल के पेड़ काटे जा रहे हैं। ईंट चूने और सीमेंट का हिसाब करता हुआ बड़बड़ाता है जलधारी लाल दास। रह रह कर सनक सवार होता है। कभी जंगल लगाते हैं तो कभी। गांव के अधिकांश लोग उदासीन, तटस्थ और संकालू होकर देख रहे हैं। गांव के नए नवतुरियों को क्या नाटक तमाशा सूझता है सिर्फ। गांव की औरतें बड़े उत्साह में हैं। फिर से पुराना जमाना लौट रहा है। बरदिया घाट के ताड़ पर बैठा त्रिकालदर्शी ब्रह्म पिशाच हंसता है। बस 3-4 दिनों की देर है। आ रही है दिल्ली से नई खबर। खड़क खड़क खड़खड़। दूर दिल्ली में बैठा नदी घाटी योजना का एक नौजवान विशेषज्ञ परानपुर की तकदीर को फिर से लिख रहा है। विशेषज्ञों की सभा में नक्शा फैलाकर वह समझा रहा है, यह है कोसी की मुख्य धारा। 30 मील पूरब की ओर जो यह पतली सी धारा है दुलारी दाय, इसको ध्यान से देखिए। आजकल सूखी पड़ी हुई है। यही एक धारा है जो नेपाल की तराई में कोसी से निकली थी। यदि इस जगह हम कोसी की मुख्य धारा को डाइवर्ट कर सकें, दुलारी दाय को फिर से जीवित कर देने के से हम तटबंध के खर्च से बचेंगे। साथ ही रानीगंज फारबिसगंज इलाके में परती पर जो नई जमीन पाई गई है उसकी सिंचाई, हाँ 5 कुंड हैं, इन्हें केनाल में परिवर्तित करना होगा। 3-4 मील तक इस धारा के बड़े में खेती होती है और बाकी यूं ही पड़ी रहती है। 5-7 गांव के किसानों के पुनर्वास के लिए परती पर यथेष्ट भूमि है। 1 करोड़ की बचत। बाढ़ के समय कोसी की मुख्य धारा की बर्बादी से करीब 200 गांव यानी 2-3 हजार एकड़ धरती को बचाया जा सकेगा। विशेषज्ञों ने एकमत होकर दुलारी दाई की धारा को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव मंजूर कर दिया। उसी दिन रेडियो और समाचार पत्रों द्वारा कोसी योजना का यह समाचार देश के कोने कोने में फैल गया। 1 करोड़ रुपए की बचत। हाहाकार मच गया सारे गांव में। दुलारी दाई में पानी आवेगा, खेती कहाँ करेंगे लोग? किसने यह किया? जरूर जित्तन का काम है। वह छौड़िया इसी काम के लिए आई है। घर घर घूमकर अली गली की खबर इसीलिए लेती है। और भी न जाने क्या हो। लुत्तो बाबू क्या होगा? क्या हो गया जयदेव बाबू? यह कौन जमाना दिखा रही है सरकार? आग लगे इस सरकार को। मकबूल बाबू किस दिन के लिए बैठे हैं? शुरू क्यों नहीं करते क्रांति? बाल बच्चा कैसे जिएंगे? कहाँ जाएंगे हम? रिफ्यूजी की तरह हमें भी भेजा जाएगा कहीं? मारो पकड़कर जित्तन को। उस कंफू वाली छौड़िया को पकड़ो। क्यों ऐसा किया? नाटक करने आई है या हम लोगों की जान लेने? जय दुलारी दाई। हे काली माय। ओ हो हा हा हा। हे हो बाप रे, क्या होगा क्या? शांति शांति। आप लोग रोते काहे? हम आज ही पंडित नेहरू को तार देते हैं सभी आदमी के नाम से। निकालिए पैसा। यह हो नहीं सकता। लुत्तो, गरुड़ध्वज और मुखिया रोशन बिश्वा को लोगों ने घेर लिया है। उपाय कीजिए, जान बचाइए लुत्तो बाबू। मकबूल और जयदेव सिंह ने अपनी अपनी पार्टी के लीडरों को खबर भेजी है। इस परिस्थिति में क्या किया जाए, जल्दी आदेश दें। सारे गांव में कोलाहल है, किंतु हवेली में रिकॉर्ड बज रहा है। बंगला भटियाली गीत। नदीर धारेर काछे पासे बाँश बनेरी माझे साझे দেখা যায় যে গ্রামখানি বন্ধু আসে থায়ে থাকে मोर बंधु আসে থায়েন থাকে। गर्दुज की बात पक्की है। 7-8 गांव का लीडर एक ही रात में हो जाएगा लुत्तो। आने वाले चुनाव में फतेह।
यही मौका है, लुत्तों को मौका मिला है, इस बार वह करके दिखलाएगा। यह पड़ती जमीन नहीं जित्तन के कहने से छीन ली जाए। कांग्रेस से इस्तीफा की धमकी देगा वह। इनकिलाब। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दोबारा आए मेरी कोठी की खाना तलाशी लेने के लिए। ली आया, फिर उदास होकर लौट गया। मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकी। माँ तारा के सिवा और किसी से क्या बात की जा सकती है ऐसे दुर्दिन में। लॉली के लिए कलेजा सहस्त्रखंड हो रहा है। क्या करूं? स्वामी ने मना कर दिया है। लरेना आकर फिर 2000 रुपया ले गया। मूंगा की हालत देखकर रोना आता था। पुट्ठे की हड्डियां निकल आई हैं, आंखों में कीचड़। मूंगा मेरा प्यार ले रहा था, मैं उसकी आंखों से कीचड़ पोंछ रही थी। लरेना ने गाली दी, चल साले। लरेना के व्यवहार से मैं दुखी हुई, किंतु स्वामी भक्त। तीसरे दिन फिर आया लरेना। मूंगा पर सवार रहा, उतरा नहीं। मूंगा मुझे देखकर प्यार से हिनहिनाया। लरेना कह गया, पंडित जी जमानत पर रिहा हुए हैं, लेकिन गिद्धबाज कोठी में नहीं आवेंगे, कभी नहीं आवेंगे, और न यहाँ से कोई परानपुर जाएगा। मूंगा को एड़ लगाई उसने। मूंगा जम गया। पिछले दिनों पैरों को उठाकर दांत से लगाम को कटकटाने लगा। तड़ातड़ चाबुक बरसाया लरेना ने। साला मेमिन मांगता है। क्या अर्थ, क्या मतलब? माँ तारा, मैं कुछ नहीं समझ सकी। क्या कह गया वह? मेरे स्वामी का संदेश लेकर आया था वह। मेरे स्वामी ने मेरा परित्याग कर दिया। माँ तारा, लॉली बेटा रे, मेरे स्वामी ने मुझे सचमुच छोड़ दिया है। उन्होंने कचहरी में अपनी सफाई दी है। प्लांटर्स ने उनकी पुरानी दुश्मनी है। गीतवास कोठी की मिसेस रोजवुड के द्वारा काली मंदिर और हवेली के अंदर सामान रखवाए गए। मम्मी एकदम मौन धारण किए रहती हैं। पास के गांव का नाम उसने रखा है रोजवुडगंज। दिन भर उस गांव में रहती है, अपना जो धर्म समझती है करती है, स्कूल पाठशाला। और मैं अकेली माँ तारा को लेकर बैठी रहती हूँ। परित्यक्ता नारी के मर्मदाह को माँ तारा नहीं समझेगी तो कहाँ जाएगी बेचारी, ठुकराई खोई औरत की जाति। मैं नियम पूर्वक सिंदूर लगाती हूँ। नारी रानी बहिना रोज सिंदूर लगाती होंगी। मेरे स्वामी को कुछ नहीं होगा, कोई दंड नहीं। रात में मैं स्वप्न देखकर डरी। स्वप्न क्यों? माँ तारा के पद तले सोई मैंने जो कुछ देखा वह सपना क्यों हो? माँ तारा ने मुझे दिखलाया परानपुर हवेली का पूर्वी कमरा, मेरे स्वामी का कमरा। सभी खिड़कियां बंद हैं। कमरे के अंदर एक सिंह पुरुष चहलकदमी कर रहा है। वह कमरे से निकला, अंदर हवेली की देवी कोठरी में गया, बैठ गया देवी की प्रतिमा के आगे। कागज का अंबार, पंछी के पंख की कलम मेरी हस्तलिपि से मिलाकर कुछ लिख रहा है। बड़े बड़े अक्षर। हाथ से कलम छूट नहीं रही। कलम चल रहा है, मेरा दस्तखत बनाने की कोशिश कर रहा है। कागज पर रेखाएं, वृत्त, चक्र बन रहे हैं। कौन? मेरे स्वामी। क्या हो गया है मेरे स्वामी को? ऐसी विकृत मुखाकृति क्यों? कांपती हुई हथेली में कलम, कागज पर रेखाएं, वृत्त, चक्र। परम पावनी क्षमा स्वरूपा माँ तारा, क्षमा करो माँ, क्षमा करो। इस अंक में यहीं तक, आगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।